क्वेश्चन देखो मैंने अंडरलाइन किया है, अगर आप ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक। एक बैग है सर जिसमें 3 रेड हैं एंड 4 ब्लैक्स हैं, टोटल 7 बॉल हैं। और दूसरा बैग है जो उसमें सर 5 रेड हैं एंड 6 ब्लैक है, 11 बॉल्स हैं। 1 ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red। हमें एक बॉल निकालनी है, इसमें से रेड आने की, तो जाहिर सी बात है 3/7, और इससे निकालेंगे तो 5/11। कोई कहेगी क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। कायदे से अगर हम कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी और ड्राइंग अ रेड बॉल, तो उस कंडीशन में इसको प्लस इसको करके हम क्वेश्चन खत्म कर देते। लेकिन यहां पर गौर करें, सिलेक्शन ऑफ बैग भी है। तो सिलेक्शन ऑफ बैग अगर फर्स्ट को चुने या सेकंड को चुने 1/2 हो, अगर 3 होते तो 1/3 होता। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया बैग को, इवेंट हमारी पहली तो हो गई सिलेक्शन ऑफ अ बैग, फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग। और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है सर, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की और सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की। तो गौर करें, यहां पर ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 3/7, ये हो गया 1/2, ये हो गया 5/11 और ये निकल के आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसने देखो ये लाइन ऐड कर दी, इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 2। बस इसी जगह पर समझ जाइए कि आपको बेस थ्योरम अप्लाई करनी है, मतलब नीचे टोटल आएगा और ऊपर बैग नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी। दैट्स ऑल। और सॉल्व करिए और आपका आंसर। ये हिंट रहेगा आपके लिए। यस सर। कोई कहे सर अगला क्वेश्चन देखो, अगला पढ़ो। अगले न्यूमेरिकल में जब जाओगे आप, तो देखो दिया है सर यहां पर, गिवन दैट देयर आर 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो देखो बॉक्सेस अगर 3 हैं तो उनको सिलेक्शन करने की मतलब उनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। कायदे से ये तो हो गई आपकी इवेंट E1 E2 और E3, सिलेक्शन ऑफ बैग। फिर जो मेन इवेंट है, इस बैग से करना क्या है हमें? देखो, इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन आर गोल्ड कॉइन, यहां 2 गोल्ड कॉइन है सर। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन, यहां 2 सिल्वर कॉइन है सर। एंड इन बॉक्स नंबर 3 देयर विल बी इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, यहां पर एक गोल्ड है सर और एक सिल्वर कॉइन है। अ पर्सन चूजन अ बॉक्स, तो सिलेक्ट कर लिया हमने बॉक्स को, एट रैंडम 1/3 होगा। एंड टेक आउट अ कॉइन, एक कॉइन निकालनी है। इफ द कॉइन ऑफ गोल्ड, अगर मान लो मैंने इसमें से निकाली, तो A/E1 होगा। एक गोल्ड निकाला तो 2/2, 1 हो गया। 2 ही गोल्ड है टोटल और 2 फेवर कर रही हैं आपको। अगर हमने निकाला, सपोज यस करो सर। सर, हमने सपोज करो सर E2 से निकालना चाहा गोल्ड को, तो आई थिंक 0 आएगा, बिकॉज कॉइन तो 2 हैं बट उनमें से कोई भी गोल्ड नहीं है, दिख रहा होगा आपको। जी सर। और मान लो अगर हमने निकाला सपोज थर्ड वाले से, हमने बैग तो चुन लिया, उसमें से गोल्ड कॉइन निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। कंफर्म है ना? यस सर। हो गया। तो आगे देखो, अब देखो चालाकी क्या करी उसने। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी देखें तो हम क्या करेंगे, 1/3 इंटू 1। पर ध्यान देना मेरी बात पर, इसने इनडायरेक्ट वे में कैसा हिंट दिया देखो आपके लिए। ये तो टोटल आ गया सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अब देखो चालाकी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर, मतलब एक कॉइन निकाल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए कि दूसरा कॉइन अगर बॉक्स से निकाले तो वो भी किसका होना चाहिए? गोल्ड का। तो सर वो तो सिर्फ बैग नंबर 1 में ही पॉसिबल है। यस सर। भाई पहला गोल्ड कॉइन निकाल चुके हैं आप, दूसरा भी गोल्ड कॉइन हो, उसने यहाँ बैग, जबकि पहले वाले जो क्वेश्चन 16 में क्या था, बैग नंबर या जो भी था उसका मेंशन कर दिया कि भाई सेकंड बैग से या फर्स्ट बैग से। उसने यहाँ फर्स्ट बैग ना कहकर इनडायरेक्ट वे में कह दिया कि मैंने जो गोल्ड कॉइन निकाली है सर,
वो ऐसे बंदे से निकाली है जिसमें अगर दूसरी कॉइन भी निकालते आप तो वो भी गोल्ड निकलती। तो आप कहोगे यार ऐसा तो सिर्फ बैग नंबर 1 में ही पॉसिबल है। इट मींस इंडिकेट कर रहा है कि जो गोल्ड कॉइन निकाली गई है फ्रॉम बैग नंबर 1 निकाली। तो इस जगह पर बैग नंबर 1 यहां पर आ जाएगा आपको। ये हो गया देखो बेस थ्योरम। जी यस सर। तो पहले हमारा काम है इस पूरे पैराग्राफ के क्वेश्चन को समझना। जब इस बात को हम कैरी कर लेंगे, ये बातें आ जाएंगी दिमाग में, यहां लिख लिया। मैंने कहा ना, अगर हम यहां पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड, तो आप यहां पर समझ लीजिए कि उस बंदे ने आपको इशारा कर दिया कि आपको बैग 1 से काम करना है, किसी और से काम नहीं करना। कंफर्म है? यस सर। ओके। आगे तो खैर इसका सॉल्यूशन है ही। तो ये चीज समझने का फायदा तब है जब पहले हमें ना उसके अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जो इवेंट चल रही है, उसको हम थोड़ा विजुलाइज करें कि ये 1/3 क्यों आया, ये 0 क्यों आया। इसके लिए आप पेपर में अगर डायग्राम भी बना के चलें इस तरह से, कोई हर्ज नहीं। बॉक्स नंबर 1 2 3 डाल के चलें, कोई दिक्कत नहीं। उस बंदे को बताया 2 गोल्ड कॉइन थी भाई, इसमें 2 सिल्वर थी भाई, इसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर, सब में 2 2 कॉइन है। तो ये 1 0 और 1/2 क्यों आया? जैसे एक न्यूमेरिकल है आगे जाके, कि एक बंदा है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसको पता है कि उसका आंसर क्या है। तो उस बंदे के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या? उसको पता है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी सर। तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनडायरेक्ट वे में सर कहता है, तब हमें समझना पड़ता है। जैसे कि अगर हम माने, अब देखिए एग्जांपल हो गया। अब देखो ये एग्जांपल और टिपिकल है। लैंग्वेज को स्पेसिफाई करने में दिक्कत है। मैं सही बताऊं तो आपको अगर दिक्कत आएगी तो इस लैंग्वेज को इस बहुत हद तक उसे तोड़ना छोड़ने में काम आएगा। अगर आप देखो तो मैंने यहां फिर अंडरलाइन किया हुआ है, द पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी, ये लिखा हुआ है। अब है क्या क्वेश्चन? पहले पूरा न्यूमेरिकल पढ़ा जाए। न्यूमेरिकल ये है सर, सपोज दैट reliability of HIV test is specified as follows: of people having HIV, 90% of tests detected the disease, but 10% go undetected। यहां पर गौर करें, जिस बंदे को HIV है, इस जगह पर गौर करें, डिटेक्ट हो गया कि डिजीज है, और 10% ऐसे हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाए, मतलब है लेकिन पता नहीं लगता। और हमें ये पता है कि ये HIV है। यस सर। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जो कि HIV जिनको नहीं है, फ्री है सर। इन्होंने जैसे कई हैं ऐसे लोग जो टेस्ट नहीं भी करा रहे हैं, हैवी में हैवी हैवी नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े जितने ऑपरेशन होते हैं मस्ट कंडीशन टेस्ट होता है। और इस जगह पर अगर बात करते हैं कि अगर HIV फ्री है, उनका भी टेस्ट होता है। तो 99% ऑफ टेस्ट आर जजेस HIV नेगेटिव। मतलब सर 99% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई उनका टेस्ट नेगेटिव आया, बट 1% आर डायग्नोज एज शोइंग HIV। इसमें से 1% ऐसे हैं जो डायग्नोज हो रहे हैं। पहले तो ये चार्ट हमें डिटेक्ट हो गया ये, और ये डिटेक्ट नहीं हुआ। यहां पर भी सेम वही कंडीशन है, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। From a large population of which only 0.1% have HIV, जो पॉपुलेशन है उसमें से HIV सिर्फ 0.1% लोगों को है। इसका मतलब है सर 0.1% का मतलब हो गया 0.1/100, मतलब 1/1000, मतलब 0.001। ये है सर।
जिनको HIV है और जिनको HIV नहीं है वो सर 1 माइनस कर दो आप, 0.999। यस सर। है ना, ये आ गया। ओके, आगे क्या कहता है सर ये, 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने एक बंदे को चुना, गिवन द HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर जो भी है एज HIV पॉजिटिव। हमने एक बंदे को चुना, उसका टेस्ट किया और टेस्ट करने पर हमने पाया कि भाई वो जो है HIV पीड़ित। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली HIV, मतलब वो इस ब्लॉक से निकला है। नोटिस कर रहे हो, हमने एक बंदे का टेस्ट किया और यस सर। पैथोलॉजिस्ट ने उसकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया। पॉजिटिव बंदे यहां भी हैं, पॉजिटिव यहां भी हैं, लेकिन ये दो ब्लॉक हैं। एक बंदे, एक कुछ ये ब्लॉक ऐसा है जिनको HIV है और ये वो ब्लॉक है जिनको HIV नहीं है। उसने मेंशन कर दिया पर्सन एक्चुअली हैज HIV, तो मतलब इस जगह से चुनना है आपको। ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा और यस बाकी सर। दोनों का सम नीचे आएगा। ये इतना टिपिकल क्वेश्चन हो गया। अगर आप बहुत ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे, तब जाके कहीं इसकी अंतरात्मा की जो लैंग्वेज है, इसे कहते हैं अंतरात्मा की बात सुनाई देगी, तब जाके समझ में आएगा। बहुत जल्दी में पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव डिटेक्टेड पैथोलॉजिस्ट, तो कुछ समझ नहीं आएगा। हमने सबसे पहले ये चार्ट बनाना है, ये ब्लॉकेज बनाने हैं। ये कंडीशन है सर कि HIV होगा तो ये, HIV नहीं होगा तो ये, HIV होगा तो वो फर्स्ट में से होगा या सेकंड में से होगा, वो चीजें हैं। A/E कंडीशनल लगेगी, जो कि हमें सब गिवन है, A to Z गिवन है, 90% गिवन है, यहाँ आपके लिए 1% गिवन है। A to Z गिवन है हमें कि भाई अगर किसी को HIV है तो वो जो ऑलरेडी हमें पता है उनमें से है, जिनको नहीं है उनमें से है। दो केस हो गए, दो केसेस हो गए। तो इस जगह पर जिनको नहीं है वो ये रहे E डैश, और जिनको है वो ये है। तो आपने PE और फिर निकाला PA/E। PE कितना है सर आपका 0.001, और इनटू में A/E कितना है 90%, मतलब 9/10। फिर सर दूसरा आपने ये लिखा PE डैश और इसमें से, तो PE डैश कितना है 0.999, और ये कितना होगा सर 1% है, 1/100 है। अब इन सब को आपने लेना है और लेने के बाद जब जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद तो टोटल आएगा, और ऊपर लिखना है इस वाले को। अगर आप देखोगे तो आपके सॉल्यूशन में मैंने सॉल्व कर रखा है ये, आपको यहां तो ये बड़ा अजीब लगेगा। ये रहा देखो, ऊपर वो आ गया जो ऑलरेडी था और टेस्ट करने पर पॉजिटिव आया। ये वो है जो ऑलरेडी था और टेस्ट करने पर पॉजिटिव आया। ये वो है जो ऑलरेडी नहीं था और टेस्ट करने पर पॉजिटिव आया। नहीं था, नोट करना, ये था और ये नहीं था और पॉजिटिव आया। यस सर। है ना, तो कई कई बच्चे सोचते हैं तो नहीं था तो पॉजिटिव कैसे आया। अरे भाई नहीं था, टेस्ट करा, मुझे आज सपोज करिए कोई भी सिम्टम्स है, कोई भी चीजें हैं, आज मैं कहता हूँ नहीं है नहीं है नहीं है, मुझे पहले ही कर दिया कि हाँ जी इनको नहीं है इनको है, हमने श्रेणी बना ली। अब टेस्ट करने बैठे और पता लगा यार इन जो हमने कहे थे नहीं है, उनमें से कुछ बंदों को तो है, और हमने अलग किया उन बंदों को जिनको है, पता लगा उनमें से कुछ को डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें पहली बात तो समझने की होंगी। और देखो यहाँ पर मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया है, इस पर थोड़ी टाइम लग गई है मेहनत करने में, क्योंकि इसको लिखने में समय लगता है। अगर जल्दीबाजी में लिख दिया जाए, ये सब बॉक्सेस बने हैं, ये रहा देखो आपका ये बॉल बनी है, ये है वो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया। जब तक आप इस जगह को नहीं समझेंगे तब तक आप इस न्यूमेरिकल की चीज को समझ ही नहीं सकते। कोई कहिए बुक में सॉल्व है, जरूरत नहीं है। हमें इन लाइनों को समझने के लिए ये हिस्सा पहले ढंग से समझना पड़ेगा। HIV था, डिटेक्ट हुआ, नहीं डिटेक्ट हुआ, डिटेक्ट हुआ, नहीं डिटेक्ट हुआ। अब आ रही है बात कि हमारे पास इस जगह पर हमने जो बात कही, अब वो ये कही है
कि भाई हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाए वो प्रोबेबिलिटी किस चीज की होनी चाहिए सर, कि रिपोर्ट HIV पॉजिटिव हो, लेकिन वो बंदा ऐसा हो जो एक्चुअली HIV पॉजिटिव था पहले से। तो मतलब इस जगह की बात हो रही है। Yes, sir. HIV है, उसकी केस अलग दिया गया है, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो वो अपने आप 1 माइनस कर दें, और यहां पर डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है। तो थोड़ा सा टिपिकल है इन द सेंस, अगर हम जाएंगे ना, इतना आसान नहीं है। बेस थ्योरम के सारे न्यूमेरिकल हैं एक जैसे ही, लेकिन आप देखो कैसे पैराग्राफ में लिखे हैं। देख रहे हैं आपको, क्या लगता है कोई हम इंग्लिश की पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। और आप जब ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ में क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपके दिमाग में पहले ही अलार्म कर जाएगा, गुरु ये सवाल जो है ना बेस का है। ये अच्छी बात है, एक हिंट मिल जाएगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शायद आया भी हो पेपर में, देखा जी होगा सर. आप लोगों ने, है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ अगर घुमाने लायक है तो यही 13.3 है, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है। 13.4 दिखता भारी है और इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी है। उसमें क्या है, खाली टेबल बनी हुई है, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। इसमें लगता है मेहनत, इसमें सबसे पहली मेहनत ये लगती है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कहानी बेकार है, जैसा अब ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें करेक्शन किया है मैंने किताब में, यहाँ B2 आना था, बी लिखा हुआ है। अब न्यूमेरिकल क्या है सर, सॉरी बी ही आएगा, ABC है। मशीन है आपके पास इन फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट। मशीन ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द बोल्ट। मतलब आपके पास मशीन है सर A, B एंड C, और आप बना रहे हैं सर बोल्ट। बोल्ट बना रहे हैं सर, तो आपने बोल्ट बनाया, तो यहां बोल्ट बना रहे हैं 25%, इससे बना रहे हैं 35%, इससे बना रहे हैं सर 40%। ओके, अब जो बोल्ट बनाए हैं उनमें कुछ अच्छे भी बनते हैं, जो टोटल 100% हो गया ये, अगर आप देख रहे हो। बोल्ट बनाते हैं तो कुछ बोल्ट सही बनते हैं, कुछ डिफेक्टिव बनते हैं। यहां मुद्दा है डिफेक्टिव का, इफेक्टिव नहीं, डिफेक्टिव है हमारे पास। लिखा है देखो, ऑफ देयर आउटपुट, जो भी 25% आपने मशीन ए से बनाया, या बी से 35 बनाया, सी से 40 बनाया, उसमें से 5, 4, 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। ये बंदा बना रहा है 5% डिफेक्टिव, ये बंदा बना रहा है 4% डिफेक्टिव, और ये बंदा बना रहा है 2% डिफेक्टिव। मशीन ए को चुना, PE1 E1 मान लिया, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। मशीन बी को चुना, ये हो गया, चाहो तो आप ABC ही रख दो इसका नाम, मैं चाहूं अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं ऐसा कर दूं, PA 25%, 1/4, PB 35%, तो 7/20, PC 40%, 2/5। डिफेक्टिव फ्रॉम A, डिफेक्टिव फ्रॉम B, डिफेक्टिव फ्रॉम C 5%, 1/20, 4%, 1/25, 2%, 1/50। अब मैं आपसे कहूं न्यूमेरिकल में कि भाई आपको अ बोल्ट इज ड्रॉन, एक बोल्ट निकालना है फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सिर्फ इतना कहता हूं मैं आपसे, एक बोल्ट निकालिए और वो डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो क्या पता आपने वो ए से निकाला हो, तो सिलेक्शन ऑफ ए, अगर ए से निकाला है तो देखो ये होगा PA इंटू PD/E। अगर बी से निकाला है तो क्या होगा PB इंटू PD/B। अगर आपने सी से निकाला है तो PC इंटू PD/C। क्वेश्चन खत्म हो गया। A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective, what is the probability। लेकिन उसने कह दिया what is the probability that it is manufactured by machine number B। Yes, sir. तो बस सर यही समझ लीजिए कि बेस थ्योरम, यही बेस थ्योरम आ गई। ये तो हो गया टोटल जो कि नीचे आएगा,
और इसके ऊपर आएगा जो बी की ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है, ये ऊपर आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म। समझ रहे सर? यस सर। बस इसने क्या किया, एबीसी की जगह B1 B2 B3 कर, मतलब इस जगह पर ये कंडीशन जो है एबीसी से जो बना था 25%, ये 35% और ये आपके लिए बना था 40%, उसने इसको ले लिया PE1 PB1, इसको ले लिया PB2, इसको ले लिया PB3 और डिफेक्टिव जो निकलेगा उसको उसने ई मान लिया, हम डी मान रहे हैं। बात एक ही है, तो डिफेक्टिव निकलेगा तो E/B1 B1 में से, E/B2 B2 में से, E/B3 B3 में से। और फिर मुझे कहता इस जगह पर अगर ये लाइन मैं मिटा दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो बस मैं इनको मल्टीप्लाई करता और इनका सम कर देता, क्वेश्चन खत्म। जो पहला एग्जांपल था इसका, लेकिन उसने सर रिवील कर दिया कि भाई साहब जो डिफेक्टिव आप निकाल रहे हो ना वो मशीन नंबर 20 है, बी का माल है, बस वो यहां आ जाएगा, बाकी नीचे आ जाएगा, दैट्स ऑल। फॉर्मूला लिखने का ध्यान रखना कि जब आप बात करते हैं कि हम इससे निकाल रहे हैं तो बस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, E/E की जगह B2/E हो जाएगा। डिफेक्टिव कहां से, B2 से, मतलब B से, और क्वेश्चन है। तो सवाल इतना लंबा है, पैराग्राफ बहुत लंबा है, लेकिन जब आप इसको समझने बैठेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। ये है सर, चार्ट बना यस सर। लीजिएगा, 25 का, 35 का, 40% का, ये तो मैन्युफैक्चर हुआ। फिर उस मैन्युफैक्चर में से डिफेक्टिव जो है 5%, 4% और आपको दिया उसने 2%। बस इनको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, ये तो आ जाएगा डिफेक्टिव बोल्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी। और अगर हमें कह देगा कि फलाना फलाना में से निकला है तो वो ऊपर आ जाएगा, वो हो जाएगी बेस थ्योरम, दैट्स ऑल, जो आपके सामने यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है। और जब फॉर्मूला लिखें तो इस बात का ध्यान रखें यहाँ E/E है, जबकि यहाँ अपॉन में ई नीचे है, और ध्यान रखिएगा लिखते वक्त यहाँ मार्किंग काट सकता है, ठीक है ना? यस सर। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कितने भारी हो सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्लास में कराया गया ना टॉपिक, तो कराया होगा फिर। यस सर, करा था। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसे मैं पढ़ूं और मैं सॉल्व कर दूं। कायदे से तो बच्चे को क्लास में खड़ा करके इस न्यूमेरिकल को पढ़ाना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, सबको सुनने के बाद बच्चे का व्यू लेना चाहिए कि भाई इस न्यूमेरिकल में आपको मतलब कहते हैं जैसे सरसरी फौरी तौर पर क्या समझ आ रहा है, पहले तो वो बताओ। न्यूमेरिकल तो हम बाद में करेंगे, पर इतना समय शायद होता नहीं है, हकीकत बताऊं तो वाकई में नहीं होता, लेकिन पूरे साल में इतना समय निकल जाता अगर बंदा करना चाहे। चलो स्कूल पर तो समय नहीं होता क्योंकि छुट्टियां पड़ जाती हैं, फिर टेस्ट 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 टेस्ट, बहुत स्पीड से काम होता है। यहां लिखा है सर, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखने जा रहा है। चलो जी, पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर ये पता लगा कि प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आता है सर, वो बस से आता है सर, वो स्कूटर से आता है सर, और हो सकता है बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब अदर मीन क्या होंगी, रिक्शा ले लो, जो हो सकता है एरोप्लेन से आता हो। अब हमारा अदर का हमने मेंशन नहीं किया, यस सर। वो छोड़ दीजिए। अब जब वो कहता है सर कि वो विजिट कर रहा है और वो इन ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है, हमारे पास पहुंचता है, तो सर ट्रेन से आता है प्रोबेबिलिटी 3/10, बस से आता है सर 1/5, स्कूटर से आता है सर 1/10, और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर 2/5। ये तो फर्स्ट केस दे दिया उसने। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, ये है वो चीज, विल बी लेट, मुद्दा यहां प्रोबेबिलिटी है लेट का। वो सर लेट आता है, जब ट्रेन से आता है तब लेट आता है 1/4, अगर वो बस से आएगा तो लेट आता है सर 1/3, और अगर वो स्कूटर से आएगा तो सर 1/10,
1/12. ही कम बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर. सर उसने अदर मीन्स का कुछ मेंशन ही नहीं किया. अदर मीन्स जो है वो आपके लिए मेंशन नहीं कर रहा. नोट कर रहे हैं आप? तो हमने यहां क्या लिखा है? यस सर. 0. जीरो. कोई कहता है इसका मतलब वो टाइम पे आता है. सर हमें उसका पता ही नहीं है. हमारे उस लेट की कंडीशन में एग्जैक्टली अगर वो लेट नहीं आता है तो जाहिर सी बात है टाइम पे आता होगा. लेकिन यहां लेट की प्रोबेबिलिटी निकल रही है, टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकल रही. कोई कहते वो, हम कह रहे हैं भाई एक बंदा है जो बिल्कुल पंक्चुअल है और आप कहो बताओ प्रोबेबिलिटी ये लेट हो जाए, आप कहोगे जीरो. कभी भाषा आप नॉर्मल बोल के देखना. आपको यार ये 10 रोटी नहीं खा पाएगा, आप कहो भाई तेरी बात तो बेकार हो गई. क्यों? डेली की 15 रोटी खाता है. 10 तो तू छोड़ दे, इससे अधिक खाता है. तू लेट की बात कर रहा है, ये 10 मिनट पहले पहुंचता है हर जगह. ये वो यस चीज हो सर. गई. तो आज की डेट में हमारे पास ये और ये, मैं ट्रेन से आया और लेट हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूं. बस से आया, लेट हो गया. आपकी किताबों में E1 E2 T1 T2 ये सब लिखे होते हैं, मैं LB करके लिख रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा. वो सर स्कूटर से आया, लेट हो गया. वो सर अदर ट्रांसपोर्ट से आया और लेट हो गया. लेकिन ये तो जीरो होने वाला है क्योंकि ये तो जीरो है. इसको छोड़ दो, लिखेंगे लेकिन ये जीरो हो जाएगा. ये तो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी. तो वो लिखा है, आगे पढ़ो. बट ही कम्स बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट. वो लेट ही नहीं होता सर जब वो अदर ट्रांसपोर्ट से आता है, तो जीरो लिख दिया हमने. व्हेन ही अराइव ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता वात्सल्य जी, तो आपने इन तीनों का सम करना था, चारों का, और क्वेश्चन खत्म. लेकिन बाद में मैंने वात्सल्य जी आपको कह दिया कि भाई ये ना, ट्रेन से आता है. ये डिस्क्लोज कर दिया. देखो मैंने, ये है बेस थ्योरम. मतलब कई लोग कहते हैं ये, मैं तो कभी भी ना परिभाषाओं पे, डेफिनेशन पे, फॉर्मूलों पे जाता ही नहीं. मुझे मैथ में सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग शुरू के फॉर्मूलों पे, बातों पे, डिस्कशन पे समय लेते हैं. मेन मुद्दा क्या है सर, जो फॉर्मूले लिखे होते हैं न्यूमेरिकल वैसे नहीं होते, इसलिए बंदे का मैथ जो है वो अक्सर घबराहट में निकलता है. पर पता नहीं जो मैं बोल रहा हूं इसी को पढ़ाने, मतलब अच्छे पढ़ाने वाले और जो ज्ञान वाले लोग हैं, नॉलेजेबल, वो कहते हैं कि बकवास है, आप बच्चे को ना रटा रहे हो. अरे भाई मुझे पता है कि मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा तब सॉल्व करूंगा, तू तो फॉर्मूला लिख के चला गया, बेस थ्योरम ये होता है, बेस ऐसे ऐसे. न्यूमेरिकल पढ़ने में तब जाके पता लग रहा है कि अच्छा ये कहानी. हमने सभी क्वेश्चन में से ये क्लू निकाला कि वो लास्ट में ओपन कर दे रहा है. देखो ना, व्हेन ही अराइव ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. तो भाई ट्रेन से आएगा या बस से आएगा या स्कूटर से आएगा या अदर मीन आएगा, या कर दिया ना, जोड़ दिया हमने, और करके खत्म क्वेश्चन. लेकिन इट कम्स बाय ट्रेन, तो इसके ऊपर ट्रेन की प्रोबेबिलिटी. लेट आएगा लेकिन ट्रेन से, यहां PTL लिख दिया. दैट्स ऑल. समझ रहे बात को? जी सर. तो कुछ इस अंदाज में चलती है ये चीज. होने को तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, पूरी चीजों को देखने के बाद, देखो ना यहां पर भी देखो, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ. एक आदमी जाना जाता है दुनिया में सच बोलने के लिए. 3/4. ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्टेड दैट अ 6. उसने एक डाइस को थ्रो किया और 6 है. 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ना आने की सिर्फ 5/6. लेकिन वो जाना जाता है 3/4, मतलब वो ये भी जाना जाता है कि 1/4 झूठ भी बोलता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. मतलब यहां पर ये मान के चलें कि वो सही बोल रहा है और 6 आ जाए. और सर जी वो आपके लिए इस जगह पर सही नहीं बोल रहा है. इसका मतलब सही नहीं बोल रहा है तो वो बोलेगा आके आपको कि 6 आ गया, लेकिन आपको पता है 6 नहीं आया क्योंकि झूठा है वो. यस सर. है ना? तो इस जगह पर हमारे लिए वो बंदा तो झूठा है, तो इसलिए यहां पर वो प्रोबेबिलिटी आएगी. और फिर अगर हम बात करें
इस जगह पर कि भाई अगर आ चुका है, अब बाद में वो कह रहा है यार एक्चुअली 6 आया था, इसका मतलब वो सही बोल रहा था, सही वाला ऊपर आ जाएगा असल में। देख रहे हो? यस सर। तो न्यूमेरिकल इस तरह का भी हो सकता है, सोचिए, सच और झूठ में भी घुमा सकते हैं हमें, ये आ जाएगा। तो ये एग्जांपल्स देखो सर, सारे के सारे, और एग्जांपल खत्म हो गए सर, इसके हो जाएंगे। यस सर। कल मैं ये क्वेश्चन शुरू करूंगा, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है दोनों से कि आप एग्जाम्पल पढ़ें और सॉल्यूशन समझें। ठीक है जी?